हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, प्राडिस आपके लिए लेकर आया है प्राडिस एग्जाम्पल सीरीज। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10th क्लास के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, रिवीजन क्या, एक तरह से हम लोग फिर से जो है बहुत क्रिस्प मैनर में सारे ही जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको फिर से पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं आपको पूरा ही कंप्लीट करवा रहा हूं, एकदम बेसिक से चालू करके हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, है ना। अभी लास्ट हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी ये वीडियो ज्वाइन किया है तो उनको बता दूं कि हमारा रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है, हमारा पॉलिनोमियल्स भी हो गया है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कंप्लीट हो गया है। तीनों ही चैप्टर्स को बहुत डिटेल में हमने जो है कंसेप्ट इनके पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सब के हो चुके हैं, है ना। सो आज जो है हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं बता दूं कि मेरा नाम है रोहित कटारिया। आप मेरे साथ जो है इस सीरीज में 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को भी अभी प्राडिस एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं प्राडिस एजुकेशन एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं, दोनों ही एंड्रॉयड पे या फिर एप्पल स्टोर पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है ना। इस एप्लीकेशन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना। साल भर के लिए जो है टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। साथ में ये जो कोर्स है वैसे इसकी नॉर्मल प्राइस जो है 30,000 रुपीज़ है पर ईयर। ओके, लेकिन अभी आपको अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं pradis_10 तो आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस जो कि 9999 में पूरे साल भर के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें मिलेगा क्या, ठीक है, मिलता क्या है इसमें आपको हर चैप्टर के क्लासरूम वीडियोस मिलते हैं, 3D वीडियोस मिलते हैं आपको, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, लाइव लेक्चर्स जो चलते हैं। अगर आपके कभी मिस हो जाएं वो लाइव लेक्चर्स तो आप जो है रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो वीडियो चैट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो बच्चा है वो टीचर को तो देख ही पाता है, टीचर भी जो है बच्चे को देख पाते हैं। तो वीडियो इंटरेक्शन यहाँ पे होता है जो आपको नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में ही मिल पाता है, लेकिन प्राडिस ने यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है। ओके, साथ में जो है आपको पूरा कंटेंट तो मिलता ही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में जो है हम लोग आपकी 10th क्लास की प्रिपरेशन तो करवा ही रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको YouTube पे जो है ये वीडियोस सारे देखने हैं, ये सारे लेक्चर्स देखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करवा दी गई हैं, है ना। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सारे चैप्टर्स देख लेने हैं, सबके कंसेप्ट समझ लेने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और वर्कशीट्स मिलेंगे, है ना। वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चैप्टर की, जो कॉन्फिडेंस है चैप्टर का वो यहीं से आता है ना। तो आपकी जो पूरी तैयारी है इस 10th बोर्ड की वो इस एग्जाम्पल सीरीज के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्राडिस एजुकेशन को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 8823099888। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो चलो बिना देरी किए जो है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये रहेगा आपका आज का लेक्चर फ्लो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये देखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फिर देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऑलरेडी जो है हम थोड़ा सा जो है पॉलिनोमियल के चैप्टर में देख चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लीनियर
इक्वेशन का भी देखा था, है ना। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख लेंगे किस तरीके का होता है। उसके बाद क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम देखेंगे। फिर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है, कहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो सेम उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ भी रहेगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन देख लिया, सेम उसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे कि इसके क्या मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, है ना। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो उसके क्या क्या मेथड्स रहेंगे वो हम देखेंगे। फिर क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है वो देखेंगे। फिर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलो तो जैसे हमारा जो सिस्टम है, हम कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेबस हमारा क्या है और सिलेबस में पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या चेंजेस हुए हैं वो हम हर चैप्टर में देखते आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम देख लेते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि इस चैप्टर में पिछले साल से कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले साल जो सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी है, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना है मैं आपको एक बार हाईलाइट करवा देता हूँ चीजें। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ रियल रूट्स के, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रियल रूट्स ओनली, और मेथड भी इसने दे रखा है कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से करना है, ठीक है। तीन हमारे पास मेथड होते हैं, ठीक है। एक फैक्टराइजेशन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में सिलेबस में नहीं दिया गया है, हम उसको पढ़ लेंगे एक बार। लेकिन सिलेबस में जो मेनली दिया गया है फैक्टराइजेशन दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने देख लिया। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये चीज हम देख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हम देख लेंगे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो हम लोग जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए, an equation with one variable in which the highest power of the variable is 2, ठीक है। इक्वेशन हमने देखा था, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके एक साइड कुछ एक्सप्रेशन हो, दूसरी साइड कुछ एक्सप्रेशन हो और इक्वल साइन बीच में हो, ये चीज होती है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नाम से ही समझ में आता है कुछ ना कुछ इक्वल है, तो यहाँ पे पहले इक्वल आ गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हम दो चैप्टर में ये चीज देख चुके हैं। पॉलिनोमियल में भी जो है हमने अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल देखे थे, लीनियर भी देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देखा था, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो हमने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखा था। सेम टाइप से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक्सप्रेशन के साथ साथ इक्वल टू का साइन भी हो तो इस पूरी चीज को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल में इसी तरीके की चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चैप्टर क्यों आए, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि सिर्फ एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, इक्वेशन में इक्वल टू के साइन के साथ जो भी होती है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है ना। तो ये तो दोनों डिफरेंस हुए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर होती है 2, ठीक है। ये तो पता है आपको कि इसमें एक वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और उसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, ठीक है। डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक इसमें वेरिएबल होता है इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है। एक वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से x इसमें एक वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, ठीक है। एक ही वेरिएबल होगा इसमें,
क्योंकि हम लोग पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक ही इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन, अगर एक ही इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी और जो क्वाड्रेटिक होगी, इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 2, क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 3, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, उसमें हाईएस्ट पावर होती है 4। ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में देख रखा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जैसे कि हाईएस्ट पावर कितनी हो गई x², ये हमें पता है। हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें कोई टर्म हो जिसमें x की पावर 1 हो, कोई टर्म हो जिसमें x की पावर 0 हो, मतलब कि 1 हो, ठीक है। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। ये डिस्कशन पॉलिनोमियल में भी हो चुका है, ठीक है। ये वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जरूरी है कि x² वाली टर्म हो, x² वाली टर्म का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि अगर यही टर्म नहीं हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं, वो तो फिर लीनियर इक्वेशन हो गई। समझ में आया? तो 3 तरीके की टर्म देखने को मिलती हैं जिसमें x का एक स्क्वायर हो, x की पावर 1 हो सकती है या फिर x की पावर 0 जो कि कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होना पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है x की पावर 1 वाला टर्म हो या ना हो, पॉसिबल है। x की पावर 0 वाला टर्म हो या ना हो, पॉसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि x² का टर्म ना हो। अगर x² का टर्म ना होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हुई? सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ जाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। देख भी लेते हैं यहाँ पे कुछ कुछ। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसे है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 2, एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है जो सिर्फ x की पावर 1 वाला है और ये जो टर्म है कांस्टेंट है, x की पावर हम सोच सकते हैं इसमें 0 है, ठीक है। एक कांस्टेंट होगा, एक x होगा और एक x² होगा, ठीक है। एक स्क्वायर होगा, एक सिंपल होगा जिसमें पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट होगा। तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। x² है, x है और कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या चीज वैल्यू नहीं है? x की पावर 0 वाला टर्म नहीं है, ठीक है। ये इसमें नहीं है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकती है। ये वाली इक्वेशन को देखो, इसमें क्या नहीं है? x की पावर 1 वाला जो टर्म है वो नहीं है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² = 36, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी जो है x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो, x² का होना जरूरी हो और x² जो है वो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। चलो, ये हमारा डिस्कशन हुआ, ठीक है, किसका? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। चलो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने समझी तो हमने जो भी इक्वेशन देखी उनका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे पिछली स्लाइड में ही अगर आपको बताऊं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को इससे हम कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास? ax² + bx + c = 0। एक होता है x² वाला टर्म, ये हुआ x² का टर्म, ये हो गया सिंपल x और बाकी के कांस्टेंट, ठीक है। तो x² के साथ एक कांस्टेंट आ सकता है, x के साथ एक कांस्टेंट आ सकता है और प्लस एक कांस्टेंट होगा जो बाकी की इक्वेशन में होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे a क्या है? a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट और जितना जो कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे c, ठीक है। तो a b c इसमें क्या है समझ में आया?
ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और बाकी का जो कांस्टेंट है वो है सी। ठीक है, तो ये हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या बोला कि ए एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर तो हमेशा होगा, ए एक्स स्क्वायर तो हमेशा होगा, ये तो हमेशा होगा। ठीक है, हो सकता है कि सारे ही टर्म हो, हाँ हो सकता है कि सारे ही टर्म हो सकता है कि ये बी एक्स वाला ना हो सिर्फ सी हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है कि सी ना हो बी एक्स हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, बी एक्स हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो, सी हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज आगे लिखी हुई है, अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं आपको, क्या क्या फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, क्या क्या फॉर्म में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो सकती है, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो सकती है। हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मैंडेटरी है कि वो होना ही चाहिए, बी एक्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, सब कुछ जो होंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। चलो, ये हमने समझ लिया, पहचानना समझ लिया हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आगे चलते हैं। अब एक चीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अभी के लिए आप इतना याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे ए आपको पता है क्या होता है, बी आपको पता है क्या होता है, सी आपको पता है क्या होता है। ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सी। ठीक है, तो ए बी सी हमें पता है क्या होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमने देख लिया कि भैया कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी तो वो होगा डी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इतना याद रखना है। इसका यूज बहुत सारे कंसेप्ट के अंदर किया जाता है, इसलिए एक स्पेशल टर्म इसको नाम दे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये इक्वेशन हमें बहुत जगह यूज करनी होती है, तो इसको एक नाम दे दिया क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डी। ठीक है, तो कहीं भी हमें अगर इस पूरी इक्वेशन का नाम बोलना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम सीधा बोल देंगे कि इसका डी क्या है, इसकी डी वैल्यू कितनी है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होगा। तो डी आपको समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इकट्ठा बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इकट्ठा बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसका जब यूज होगा तो और ज्यादा समझ में आएगा कि ये इतना स्पेशल क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देख लिया। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हो सकता है इसमें बी एक्स हो या ना हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू हो या ना हो, ए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। ठीक है, ए की वैल्यू भले 1 भी हो सकती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी ना दिख रहा हो इक्वेशन में, इसका मतलब है 1। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, तभी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट देख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्या बताया कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, बहुत सारे कुछ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई प्लस इसमें दे देंगे, आपको सॉल्व करना है और लास्ट में ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है कि नहीं चेक कैसे करने हैं, 3 फॉर्म मैंने आपको बता दिए। या तो हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सारे के सारे टर्म उसमें अवेलेबल हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c हो, या हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती है। मतलब ax स्क्वायर का होना जरूरी है जब उसको हम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इज 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, एक टर्म एक्स स्क्वायर के वाला, एक टर्म एक्स वाला, एक टर्म कांस्टेंट वाला, इस तरीके से अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा ही नहीं और सिर्फ एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट हुआ, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन सॉल्व करने पे अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहा, साथ में कुछ रहा, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां भी चेक करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो होना जरूरी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर। अब 3x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, प्लस 9x माइनस 3 है ना, माइनस 9x। ठीक है, 3x इंटू माइनस 3 कितना, माइनस 9x। ये माइनस 9x हो गया, दोनों टर्म में हो गया। अब माइनस 2 का 2x में माइनस 4x। ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हुआ, प्लस 6। सही किया है, 3x इंटू 2x, 3 टू 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9x, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6। ठीक है, अब इक्वल टू के उस साइड सॉल्व करते हैं। 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 तो माइनस 2x, 5 इंटू 2x कितना हुआ, प्लस का 10x, 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी इक्वेशन को एक साथ ले आते हैं। 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर दोनों माइनस होके कितना बचेंगे, 2x स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को उठा के यहाँ ले आए तो 6 में से 4 वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे है माइनस 9x माइनस 4x, चलो लिख देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 9 और 4 13x, ये माइनस 9x माइनस 4x 13x। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ प्लस 6। यहाँ 4x स्क्वायर का हिसाब हम कर चुके हैं, 10x माइनस 2x कितना बचा, 8x और माइनस 5। ठीक है, इतनी चीज़ें बची हैं, सबको उठा के अब इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 13x, 8x भी यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हुआ, माइनस 21x। माइनस 21x हुआ, ये 6 है, माइनस 5 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 इक्वल टू 0। अब ये हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास ax स्क्वायर भी है, bx भी है और c भी है। एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट भी है और सी भी है, मतलब कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है और बाद का कुछ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें x की पावर 3 तक की टर्म आ गई तो x की पावर 3 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है और एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना भी हम सीख गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, वैसे हम बहुत डिटेल में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये हुआ हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
ठीक है। अब x इसमें वेरिएबल है, ठीक है, x इसमें वेरिएबल है, मतलब x की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। x की हम कुछ कुछ वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू डालना, x की कुछ ऐसी वैल्यू डालना जिसको डालने पर इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो इक्वेशन के राइट साइड के बराबर आ जाए, x की ऐसी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, ठीक है। x की कुछ ऐसी वैल्यू यहां पर डालना, x की कुछ ऐसी वैल्यू यहां पर डालना जिसको डालने से ये जो इक्वेशन है दोनों साइड बैलेंस्ड रहे, दोनों साइड इक्वल रहे, वो x की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन हमें समझ में आया। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे 3x² प्लस 5x माइनस 2, क्या वैल्यू दी गई है? 3x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, x² का टर्म है प्लस x का टर्म भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमसे पूछा गया है कि चेक करो क्या x इक्वल टू 1/3 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। x इक्वल टू 1/3 अगर इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह अगर 1/3 डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की जो चीजें हैं वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो x की जगह 1/3 रख के देखते हैं, 3 × 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x की जगह 1/3 रखा, प्लस 5 × 1/3, 5 × 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ कितना 1/9, 1/9 प्लस 5/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। ये कितना हुआ 3/9, 1/3, ठीक है, ये कटा 3 1 जा 3 3 जा 1/3 प्लस यहाँ कितना है 5/3, ठीक है, और माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, नीचे एलसीएम में 3 ही आएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 5, ठीक है। इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 + 5/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना आया 5 और 1 6, 6/3 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 1 जा 2 जा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, हाँ, मतलब 0 इक्वल टू 0। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, हाँ, ये जो 1/3 है इसको अगर इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। बहुत डिटेल में हम पिछले चैप्टर्स में ये सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए आए हैं। तो x की ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन में डाल दी जाए तो उसको अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करा दे तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x² माइनस 4x माइनस 6। वैल्यू दी गई है 2x² माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। चेक क्या करना है कि x इक्वल टू 3 क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3। हाँ, अगर x इक्वल टू 3 इसमें डाल दें और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड वैल्यू सेम आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो चेक करते हैं, x की जगह 3 रख के देखते हैं। 2 × x की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 × 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 4 × 2 कितना हो गया 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 4 2 जा 8 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 2 जा 18, 18 माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 18 माइनस 8 कितना हुआ, 18 माइनस 8 कितना हुआ 10, 10 माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब क्या आया 4 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू 3 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वो सॉल्यूशन है,
अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x इक्वल टू 3 ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे हमने देख ली। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। x की जगह हमने 3 डाला तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 2 सा 18। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पे x की जगह हमें 3 डालना था। देखो x की जगह हमको यहाँ पे 3 डालना था और हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। यहाँ पे हमें x की जगह 3 डालना था और यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3s आर 12, तो यहाँ 8 की जगह हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ 12 हुआ तो 18 माइनस 12 माइनस 6, मतलब यहाँ बचेगा ये 12 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 18, और ये 6 हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इन सबको अगर अपन हटा दें, इन सबको अगर अपन हटा दें, ठीक है, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हाँ, अब सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हाँ, ये x इक्वल टू 3 यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर दोनों चीजें इक्वल में आ गई तो सॉल्यूशन है, इक्वल टू के बराबर नहीं आई तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान देना है, कहीं भी थोड़ी अगर गलती कर दी तो इस तरीके से जो है गलत भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान आया, समझ में आया। चलो, तो देख लिया हमने क्या सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन नहीं होता है। हर चीज हमने देख ली। x की वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो सॉल्यूशन है, और x की वैल्यू अगर कुछ और आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो अब ये चीज को ध्यान रखो कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, इस चीज को आगे जो है आप और अच्छे से समझोगे कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 जो है इसका सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये x इक्वल टू 1/3 ही इसका सॉल्यूशन। दोनों बातों में डिफरेंस है। x इक्वल टू 1/3 इसका सॉल्यूशन है, ये सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ x इक्वल टू 1/3 ही इसका सॉल्यूशन है, हो सकता है कुछ और भी हो। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। हाँ, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन हो सकता है कि दोनों वैल्यू जो हो वो बराबर हो, मतलब दोनों वैल्यू एक ही हो। जैसे x इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 3। ये हो सकता है कि दोनों जो सॉल्यूशन है वो एक ही जैसे हैं, दोनों जो x की वैल्यू है वो बराबर हैं, लेकिन हमेशा सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। समझ में आया, सॉल्यूशन हमेशा 2 होंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी इस किसी केस में हो सकता है कि हाँ दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू एक ही है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन होंगे हमेशा कितने, 2। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने आते हैं, 2। वो आप अभी और अच्छे से समझोगे आगे। ठीक है, नीचे डेफिनेशन में देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नोन एज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते थे, मतलब उस पॉलिनोमियल को जो भी 0 करवाते थे, तो ऐसी वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करते थे, बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 0 से इक्वेट करवाते हैं और उसके बाद जो x की वैल्यूज आती हैं उनको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यूज जो उसको 0 करा दे तो क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने देख लिया था। इसी तरीके से x की ऐसी वैल्यूज जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 करवा दे उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया, मतलब x की ऐसी वैल्यूज जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दे वो होता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया, सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन वही है कि x के जो 2 सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे उनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलेंगे। ठीक है, रूट कुछ अलग से नहीं है, x की वही वैल्यू जो उसके सॉल्यूशन है वो उसका रूट्स ऑफ द
इक्वेशन होंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। जो x के हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वही जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारे होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता चल गई क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने देखा, क्या उसका सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं उस पर हमारी बात हो गई। अब सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, अब क्या बात करना है, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो उस पे जो है हमारा अब डिस्कशन होने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें उन मेथड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इस मेथड में क्या करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे। किस तरीके से लिखेंगे कि मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाए और इक्वल टू पे 0 हो जाए। इस तरीके से फैक्टर्स बना के अगर हम सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस तरीके से फैक्टर्स बना के अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेथड को बोल दिया फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, ये जो ax² प्लस bx प्लस 5 bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको हम इस तरीके से कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे और उसको इक्वल टू के 0 में वो है, अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया। करते कैसे हैं ये आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि दो फैक्टर के टर्म में उनको लिख के 0 से इक्वेट कर देते हैं, फिर यहां से जो x की वैल्यू हम निकालते हैं वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। समझ में आया। इसके बारे में और हम बात करेंगे। ठीक है, अगला जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, हम इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो दी गई है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से क्या करते हैं, हम x प्लस समथिंग का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को एक इस तरीके के फॉर्म में लिख देंगे जहां स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करना कैसे आसान होगा, अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x प्लस समथिंग बचेगा और वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट ये हम निकाल लेंगे और फिर इस पार्ट को भी, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, यहां भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, x प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू पूरा कांस्टेंट, और फिर ये कांस्टेंट को भी हम यहां ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा कुछ वैल्यू, और यहाँ पे ये प्लस जो भी है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ x हमारे पास बचेगा और हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये हम थोड़ा देखेंगे अभी और डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ नाम से मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। एक्सप्रेशन को हम किसी न किसी तरीके से x प्लस समथिंग के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, x यहाँ छोड़ के बाकी सारी चीजें वहां ले जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही करते हैं। समझ में आया। अभी हम और डिटेल में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सिर्फ नाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ मेथड होता है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड है, यहां पे सिंपल आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे सिंपल आपको क्या बोल दिया जाएगा कि x की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है, इसको आप यूज करो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है,
हम ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी हम देखेंगे। समझ में आया? तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फॉर्मूला मेथड है। तीनों हमने अभी नाम से देख लिए क्या क्या है, इनका ओवरव्यू देख लिया है। फॉर्मूला मेथड में सिर्फ एक x इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे सारे कांस्टेंट होंगे और इससे हमारी x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, ओके चलो। तो अब जो है हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो इसको हम पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले जो है आपको एक बात बता दूं, एक रूल आपको पढ़ना जरूरी है, वो है जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जनरली इस रूल को लोग नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इस टॉपिक में रह जाती है। ठीक है, तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो जीरो बना रही हैं, ठीक है, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो जीरो बना रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि 100% या तो ये टर्म जीरो होगी या फिर ये टर्म जीरो होगी। समझ में आया जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है? जीरो प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर कोई भी दो टर्म मिलके जीरो बना रहे हैं, इसका मतलब यही होगा कि ये टर्म जीरो होगी या फिर ये टर्म जीरो होगी। क्योंकि रियल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई रियल नंबर से करें तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपको कोई भी ऐसा केस दिख सकता है कि रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर से करें तो जीरो आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इक्वल टू के साइड उधर जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई एक टर्म जरूर जीरो हुई होगी जिसने पूरी जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो कर दिया होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आई कि किसी भी दो टर्म का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें से एक टर्म जरूर जीरो होगी, उसमें से एक टर्म जरूर जीरो हुई होगी, तभी जो है लास्ट में जीरो आया है। क्योंकि अगर दोनों ही नॉन जीरो वैल्यू होती, दोनों ही रियल नंबर होते, तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से कभी भी जीरो नहीं आता है। ये जो बात है सभी को समझ में आ गई होगी। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से अगर जीरो आ रहा है तो मतलब कोई एक टर्म जरूर जीरो होगी। ठीक है, तो ये है हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल जो हम समझ गए। समझ में आया? तो भैया अब करना क्या है? अब सिंपल सी बात है, इसी रूल का हेल्प लेके हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में? हम गिवन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, गिवन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि x के साथ में कुछ आ जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरा x के साथ में फिर एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और ये इक्वल टू के जीरो। इस तरीके की इक्वेशन बनाने की हम कोशिश कर लेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके की इक्वेशन को बनाने की कोशिश कर लेंगे, और जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि या तो ये इक्वल टू जीरो होगा, मतलब पहली वाली टर्म जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट टर्म, यहां पे सेकंड टर्म, बता रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू, कि या तो x प्लस माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, या फिर और x प्लस माइनस सेकेंड वाला जो टर्म है वो इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इक्वेशन आई। अब इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो x की वैल्यू या तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू होगी या x इक्वल टू सेकेंड, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि दो रूट्स आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, तो इस तरीके से दो सॉल्यूशन आएंगे कि या तो ये सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है। समझ में आया? दो x के सॉल्यूशन निकलेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है या फिर ये एक सॉल्यूशन है। इस तरीके से दो वैल्यू निकलेंगे। कैसे निकलेंगे फैक्टराइजेशन में? इस फॉर्म में हमें गिवन इक्वेशन को लाना है कि x प्लस समथिंग, x प्लस माइनस समथिंग, फिर मल्टीप्लीकेशन में x प्लस माइनस समथिंग इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो अगर ये जीरो है तो x की वैल्यू इतनी, अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू इतनी। इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना है।
समझ में आया? ओवरव्यू हमने देख लिया, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब स्टेप्स कुछ हमें फॉलो कर लेनी है जिससे किसी भी इक्वेशन में हम फंसे नहीं। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप से जो है इक्वेशन दे दी जाती है तो हम उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें फंसने से पहले हम ये स्टेप्स को अगर फॉलो कर लें तो हम नहीं फंसेंगे। सबसे पहला क्या, क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ नेसेसरी। मान लो कुछ इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है कि फ्रैक्शंस भी हैं, कुछ ब्रैकेट्स भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें उसे सिंपल फॉर्म में बना देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी, ये वाली जो अपनी फॉर्म है इसमें उसको कन्वर्ट कर लो, सारे ब्रैकेट खोल लो, सारे फ्रैक्शन सॉल्व कर लो और फिर उसको इस फॉर्म में लेकर आ जाओ। इस फॉर्म में लाने के बाद हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या है कि अगर जरूरत पड़े तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, मान लो अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। सबसे पहले ये चीजें करनी है, क्या क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो ये इस इक्वेशन, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर हो सकता है कि हम लोग ने क्या करा हो, हमने कुछ ऐसा करा हो कि x² प्लस bx प्लस c, हाँ ये तो ले आए, और इक्वल टू के यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट को भी इस साइड ले आओ, क्योंकि हमें पता है फैक्टराइजेशन में मेथड में हमें उस साइड 0 चाहिए। उस साइड 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको भी आपस में सॉल्व कर लेना है, d को भी इधर ले आना है। ठीक है, तो फिर हमें अल्टीमेटली हमें एक फॉर्म ऐसा चाहिए जिसमें x² वाला टर्म हो, एक x वाला टर्म हो और एक पूरे कांस्टेंट का सॉल्यूशन हो और यहाँ पे 0। ठीक है, एक x² वाला टर्म, एक x वाला टर्म और एक कांस्टेंट वाला टर्म, बस ये 3 होना चाहिए, इक्वल टू के उस साइड 0 होना चाहिए। ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को ले आना है। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैंने आपको बता ही दिया कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड जो भी है फैक्टराइजेशन करेंगे, इक्वल टू में 0 रहेगा तो या तो ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा। पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 0 हुआ होगा तभी जो है इक्वल टू में 0 आया है। समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड? अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे बहुत इजीली जो है फैक्टराइजेशन मेथड को हम सीख लेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन की पहली स्टेप क्या थी कि आप क्वेश्चन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें ये ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं। फ्रैक्शन तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, हाँ बस एक चीज है कि जो 39 है वो इक्वल टू के इस साइड है, तो हम इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 2x² माइनस 7x माइनस 39, हाँ ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था ये उस फॉर्म में अब आ चुका है। बस इतना हमें करना है। अगर क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है, हमें क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाना है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन, वैसे तो फैक्टराइजेशन जो है हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो मैं वापस से बता देता हूं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो इधर आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, x² का जो कोफिशिएंट है, मतलब पहली टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में मल्टीप्लाई किया, 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 39 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 78। ठीक है, ये हमने नोट करके रख लिया, कितना 78। 39 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हमें मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब प्लस माइनस करके 7 आ जाए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 78 आए। मतलब 7 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम इसका प्लस या फिर माइनस करें तो वापस से 7 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 78 वैल्यू आ जाए। समझ में आया मेथड क्या होता है?
पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो 78 मिल रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो जो दो टर्म आएगी उनको मल्टीप्लाई करने पे भी 78 आना चाहिए। ये मेथड हुआ। क्या मेथड हुआ? पहले चेक किया मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 2 into 39, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आया 78, तो बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 78 आए। ठीक है, ये हम पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढना है, हमें इस तरीके से 78 को लिखना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 वैल्यू आए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि 78 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने सीखा था पहले चैप्टर में, किसी भी नंबर को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसका मेथड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 78 को लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 into 78। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कैसा? 1 into 78 लिख सकते हैं। हमें प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7, तो इसका अगर प्लस करो तो 79 आ रहा है, माइनस करो तो 77 आ रहा है। इन दोनों टर्म का प्लस या माइनस करके हमें 7 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। प्लस करेंगे 79 आ रहा है, माइनस करेंगे 77 आ रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं तोड़ना है। एक काम करते हैं, 2 into समथिंग लिख सकते हैं क्या? 2 into समथिंग लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 2 into 39 हम इसको लिख सकते हैं। लिख दिया, 78 को 2 into 39 लिख सकते हैं। अब अगर 2 into 39 हमने लिखा तो प्लस करके देखा, प्लस करके देखा तो 41 आया, जो कि नहीं, 7 चाहिए हमें, 7 नहीं आया। माइनस करके देखा तो 37 आया, नहीं, हमें 7 चाहिए, 37 या फिर 41 नहीं चाहिए। तो इस तरीके से भी हम इसको नहीं कर सकते। तो क्या हम इसको 3 into समथिंग कर सकते हैं? 3 into समथिंग हम इसको कर सकते हैं 78 को। हाँ, 78 को 3 into समथिंग हम कर सकते हैं, है ना। तो 3 into 20 60 होता है और 3 into 6, ठीक है, तो 26 3 into 26 हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया कि 26 कैसे आया तो क्या करेगा, 78 को 3 से डिवाइड करेगा तो 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने किस तरीके से किया, 3 into 20 60 हो गया, मतलब 60 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया 3 into 20 करके। अब बचा 18 कैसे होगा, 3 into 6, तो 20 और 6 को ऐड किया तो 26 हो गया। ठीक है, तो नंबर मिल गया 3 into 26। ठीक है, इस तरीके से अगर करते हैं तो 26 और 3 को प्लस करेंगे तो 29 आता है, 26 और 3 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 23। लेकिन कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिल रहा है, ना हमें 29 चाहिए ना हमें 23 चाहिए, हमें 7 चाहिए। चलो 7 को आगे चेक करते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या इसको 4 into समथिंग लिख सकते हैं? 4 into समथिंग नहीं लिख सकते क्योंकि 4 के मल्टीपल में 80 आता है, 78 नहीं आएगा क्योंकि 80 आ रहा है। ठीक है, तो 4 into समथिंग नहीं लिख सकते। 5 into समथिंग तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 5 का मल्टीपल क्या होता है, जिस लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 5 into समथिंग नहीं लिख सकते। क्या 6 into समथिंग लिख सकते हैं? हाँ, 6 into समथिंग शायद लिखा जा सकता है। 6 into 13 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 13 6 से 78 होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 13 और 6 को प्लस कर दो तो 19 आ रहा है, नहीं ये 19 हमें नहीं चाहिए, इनको माइनस करके देखते हैं। 13 और 6, 13 में से 6 माइनस किया तो 7 आया। हाँ, मतलब ये वो पार्ट है जो हमें चाहिए। कौन सा? 78 को 13 और 6 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 13 into 6 भी 78 होता है, तो 13 into 6 कर सकते हैं और इनका प्लस माइनस करने पे हमें 7 भी मिल रहा है। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 मिल रहा है। तो मतलब 13 और 6 हमें वो दो नंबर मिल गए जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यह तरीका अगर अपनाएंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं और उन्हें मिडिल टर्म किस तरीके से स्प्लिट करना है ये समझ ही नहीं आता है। सब लोग सिर्फ अज्यूम करते रहते हैं कि ये करके देखे, ये करके देखे, ट्रायल एंड एरर मेथड से करते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो अभी मैंने आपको क्योंकि समझा रहा था तो बहुत टाइम लगा, आप खुद से करेंगे तो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। 1 into 78 करके देखा, क्लियरली 7 नहीं आ रहा है। 2 into 39 करके देखा, क्लियरली 7 नहीं आ रहा है। 3 into 26 करके देखा, क्लियरली नहीं आ रहा है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। जैसे ही 6 into 13 किया तुरंत दिख गया कि हाँ ये दो टर्म में इसको स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे करना है, अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसे वापस लिखो 2x²। अब यहाँ चाहिए हमको -7x, -7x चाहिए। 6 और 13 के टर्म में इसको तोड़ना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, -13x लिख देंगे और प्लस 6x, और ये -39 बिल्कुल वैसे का वैसे ही। किस तरीके से तोड़ा 7x को,
-13x प्लस 6x, इस तरीके से तोड़ दिया। किस तरीके से? -7x को क्या कर लिख सकते हैं? -13x प्लस 6x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको प्लस करने पे वापस -7x आ जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ी सी मेहनत होती है फैक्टराइजेशन वाले मेथड में कि हम बीच की टर्म को ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बीच की टर्म को अगर इस तरीके से स्प्लिट कर पा रहे हैं कि प्लस या माइनस करने पे वापस 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो हमारा काम अब बिल्कुल आसान हो गया। अब हमें सिर्फ कॉमन लेना है। यहां से अगर हम x कॉमन लें, x कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है 2x माइनस 13। ठीक है, 2x माइनस 13 यहां बचा। ठीक है, यहां से x कॉमन लिया तो यहां बचा 2x, यहां बचा 13, 2x माइनस 13। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हम प्लस, यहां से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2x और यहां वापस से 13। ठीक है, कॉमन किस तरीके से लिया जाता है? कॉमन इस तरीके से लिया जाता है कि पहली दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 2x प्लस 3। अब अगले ब्रैकेट में भी जो है, अगले ब्रैकेट में भी जो है यही टर्म लाने की कोशिश करना है। कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि यही टर्म वापस आ जाए। समझ में आया? अगले ब्रैकेट में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यही वाला टर्म यहां रिपीट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेने वाले हैं। जब ये ब्रैकेट दोनों टर्म में सेम होगा तभी तो कॉमन आएगा ना। तो ऐसा कुछ बनाना है कि ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएं। ठीक है, समझ में आई स्टेप्स? अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो पूरा ब्रैकेट अगर हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 13, तो अंदर यहां क्या बचा? यहां सिर्फ x बचा और यहां से 3 बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो एम था कि हम पूरी इक्वेशन को जो है ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब सिंपल सी बात है, या तो 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, जो डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से x की 2 वैल्यूज हमें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? x की एक वैल्यू मिलती है 13, उधर जाएगा प्लस 13 और डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू या तो 13/2 होगी या फिर x की वैल्यू -3 होगी। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। या तो x की वैल्यू 13/2 रखेंगे तो पूरा सेटिस्फाई कर देगा, या फिर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो पूरा सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में यही है। क्या क्या चीजें सीखने वाली हैं? एक चीज ये सीखने की है कि आपको फैक्टराइज कैसे करना है, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, वो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर्स किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो ऑप्शन देखो। ऑप्शन में ये देखो कि प्लस माइनस करने पे, फैक्टर्स के प्लस माइनस करने पे ये बीच वाली टर्म कैसे आएगी, तो वही हमारा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जब कॉमन लेंगे तो तब थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पहले 2 टर्म में से तो कॉमन ले लिया, फिर अगली बार जब कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि ये वाला ब्रैकेट आगे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट रिपीट होगा तो पूरा ब्रैकेट फिर कॉमन ले लेंगे, तो फिर जो चीजें बची रह जाएंगी वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगी। दोनों को फिर 0 से इक्वेट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट को हम समझते चलते हैं कि मेथड क्या है। क्वेश्चन हम कर लेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड हमें क्लियर हुआ। इसके बाद मेथड आता है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब मैंने बताया था x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हम बनाएंगे, इक्वल टू में समथिंग रहेगा, फिर x प्लस समथिंग का जो स्क्वायर था उसको शिफ्ट कर देंगे तो वो रूट में चला जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ x प्लस समथिंग और यहाँ पे कुछ वैल्यू, फिर x प्लस समथिंग में जो समथिंग वाली वैल्यूज है उसको भी यहाँ ले जाएंगे, हमारे पास x बचेगा और इक्वल टू के उस साइड सारे हमारे रियल नंबर्स बचेंगे जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें करना है तो हमें दिया हुआ होता है, यहाँ करता हूँ मैं, जगह थोड़ी कम बचेगी, तो यहाँ दिया होता है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरीके की हमें इक्वेशन दी होती है और हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम ये है कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हमें मिल जाए और यहाँ पे हमें कुछ भी मिले।
जहां पे ये भी कुछ कांस्टेंट नंबर हो, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट नंबर हो। इसके बाद इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि इसका फिर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे रूट में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी और फिर ये वाली जो टर्म है उसको उधर ले जाएंगे तो पूरे के पूरे जो है कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और x इस साइड रहेगा तो x की हमें पूरी एक वैल्यू मिल जाएगी। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर इस पूरे को हमें स्क्वायर बनाना है, इस पूरे को अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे जो है आपकी ये जो इक्वेशन है इस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इसको कन्वर्ट, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम है, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है जिस तरीके से ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। सबसे बेसिक तो आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना देना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देना है। कैसे बना देना है, ए से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन में ए से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा हमारे पास बी अपॉन ए, यहाँ हमारे पास बचा सी अपॉन ए इक्वल टू 0। कर सकते हैं ऐसा, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बचा 1, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या देना है, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, पहला तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना था, हमने ए से जो है ए वैल्यू से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें इसमें जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है, ये वाला x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब डिवाइड बाय 2 करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट बचा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये करने के बाद दोनों तरफ जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बताता हूं वापस से क्या करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए को क्या लिखेंगे, बी अपॉन 2a ऐसा लिख सकते हैं, और साथ में यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमने डिवाइड किया है तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे c बाय ए भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा है। क्या किया, c बाय ए बिल्कुल वैसा का वैसे ही, एक्स स्क्वायर बिल्कुल वैसा का वैसे ही, बी एक्स अपॉन ए यहाँ लिखा था, बी एक्स अपॉन ए लिखा था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बिल्कुल। अब ये वाली जो टर्म है इस तरीके से लिखने के बाद, ये वाली जो टर्म है कौन सी, ये वाली, ठीक है, इसका हम यहां पे ऐड करेंगे, क्या, स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका काम हो गया, मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो क्या हमने ऐड किया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमको ऐड कर देना है, ठीक है। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, अगर इधर ऐड किया है तो यहां भी हमें ऐड करना पड़ेगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहां पे जो था प्लस 0। समझ में आया। इस इक्वेशन को हमने जैसे ही किया, हमें वो रिक्वायर्ड जो हमारा एम है उस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी। किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हमने मॉडिफाई किया तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे मैं अभी दिखाता हूं। हमें सिर्फ करना कितना है, बीच वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से हमने जैसे ही डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब ये टर्म बिल्कुल बराबर रहेगी। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टर्म है जो 2 से डिवाइड की गई है, मतलब b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर को हमने यहां भी ऐड किया और इसके होल स्क्वायर को हमने वहां भी ऐड कर दिया। समझ में आ गया। होल स्क्वायर को यहां भी ऐड किया, होल स्क्वायर को वहां भी ऐड किया। तो इससे फायदा क्या होगा वो आपको आगे की स्टेप्स में पता चलेगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये जो b बाय a था, हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, वो कंपनसेट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, वैसा तो लिख ही दिया। साथ में b अपॉन 2a जो वैल्यू आई उसका होल स्क्वायर यहां भी ऐड किया, होल स्क्वायर यहां भी ऐड किया। इतना हमें करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर, उसके बाद यहां कन्वर्ट हो चुका है b स्क्वायर, ठीक है, हो चुका है।
और ये हो गया है 2 और ये हो गया है b और ये हो गया है a। क्या ये चीज सभी को दिख रही है? ये है a स्क्वायर और ये है अगर b स्क्वायर, तो ये हमारे पास b है और ये हमारे पास a है और ये 2 हमारे पास है, मतलब a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab। ठीक है, बच्चा ये c अपॉन a उसको इधर ले गए। समझ में आया? ये चीज सबको दिख रही है, ये चीज क्या सबको अब दिख रही है? ये है हमारे पास a स्क्वायर, ये है हमारे पास b स्क्वायर और ये बचा हमारे पास a और ये b और ये 2। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर? और ये हमें इसी तरीके से कुछ करना था। ठीक है, समझ में आ गया? यही स्टेप्स फॉलो करनी है। समझ में आया? वैसे ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, बुक में जरूर देखने को मिलता है, कोर्स में नहीं है। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमें जो इसका रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो रिजल्ट आया कैसे वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये डेरिवेशन नहीं भी समझ में आ रहा है या फिर आप फ्यूचर में अटक सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है, एंड रिजल्ट से हमें मतलब है कि एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। इतनी बात समझ में आई कि ये ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है और ये हमारे पास 2ab है। c बाय a को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, चलो अब मैं ये हटा देता हूं, ये चीजें मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये सबको दिख गया। ठीक है, c बाय a हमें इधर ले जाना है। एक काम करता हूं, c बाय a को मैं यहां से हटा के उधर लिख ही देता हूं। ये c बाय a मैंने यहां से हटाया और यहां पे मैंने c बाय a को ऐड कर दिया। ये माइनस c बाय a हो गया। c बाय a को उधर ले गया, माइनस c बाय a हो गया। यहां क्या बचा? वापस से लिख देता हूं। ठीक है, यहां बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये नहीं हो गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर? नहीं हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है, ये b है, तो a और b का होल स्क्वायर इक्वल टू वहां की अब चीजें लिख देते हैं। b स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, b स्क्वायर हो गया और नीचे 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस c अपॉन a। समझ में आ गया? ये हो गया माइनस c अपॉन a। चलो इसको आगे सॉल्व करता हूं, आगे इसको सॉल्व करता हूं। ऊपर की चीज हटा देता हूं, ऊपर की चीज हटा के इसको आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां हमारे पास क्या हुआ, क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर वैसे ही माइनस c अपॉन है। यहां तक हम पहुंच गए। अब बस मैं ये लिखता हूं, बाकी का सारा मैं हटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि बाकी का हमें समझ में आ गया कि वो कैसे आया। ठीक है, ये इक्वेशन को भी रखता हूँ क्योंकि यहीं से हमने इस इक्वेशन को ही कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ये पूरा हट गया। ठीक है, चल वहाँ तक हम पहुँच गए। वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो हम अब इसको लिख सकते हैं, इसको तो अलग ही रखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं समझ में आए तो आप ये समझो कि यहाँ का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है ना। हमें अगर ये सेम करना है 4a स्क्वायर, अगर हमें इसको करना है, क्या करना है? 4a स्क्वायर अगर करना है तो यहाँ a तो है, यहाँ पे 4a का मल्टीप्लाई और 4a का डिवाइड। अगर ये हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी 4a स्क्वायर, यहाँ भी 4a स्क्वायर और यहाँ पूरे होल में 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आ गया क्या बचा? ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac ये बचा, नीचे 4a स्क्वायर आ गया। समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं, ये जो रूट है इसको शिफ्ट करते हैं। तो क्या आया हमारे पास? x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू, अब यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर
माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। हो गया ये, ठीक है। ये जो था ये रूट हमने यहां निकाला, ठीक है। अब जब भी हम रूट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगता है, ठीक है। कैसे होता है ये? अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, और अगर हम फिर स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस 4। समझ में आया? प्लस माइनस लग के रूट 16 होता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे -4 हो उसका स्क्वायर हुआ हो, या हो सकता है 4 हो उसका स्क्वायर हुआ है। दोनों ही केस में 16 आ सकता है, इसलिए स्क्वायर रूट करते वक्त प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्योंकि प्लस में भी वो स्क्वायर आ सकता है और माइनस में भी वो स्क्वायर आ सकता है, इसलिए दोनों ही केस हमें लेना पड़ते हैं स्क्वायर रूट लगाते वक्त, ठीक है। तो हमने ये स्क्वायर रूट जब किया तो प्लस माइनस यहाँ लिखा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब इससे होगा क्या? x प्लस बी अपॉन 2a यहाँ हमें मिला, और ये प्लस माइनस ऊपर का बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में ही रहेगा। ये अंडर रूट ऊपर का तो रहेगा, लेकिन नीचे का जो है वो बाहर आ जाएगा। 4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? 2a। ये 2 × 2 4 को अगर रूट से बाहर आना है तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बचेगा। तो ये हमें पास कुछ बचा। क्या बचा? जो हमारा एम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या एम था हमारा? कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हमारे पास रहे, तो फिर रूट उधर शिफ्ट करके रूट को सॉल्व करेंगे, फिर x प्लस समथिंग हमारे पास बचेगा और उधर हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा। फिर x प्लस समथिंग जो हमारे पास है उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x प्लस समथिंग जो हमारे पास है, x के साथ जो प्लस b अपॉन 2a है वो यहाँ आके माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो ऑलरेडी वहां पे है ये हमारे पास बच जाएगा। क्या? माइनस b अपॉन 2a को हम उधर लेके गए तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वहां बच गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू क्या आई वो हम देख लेते हैं। x की जो वैल्यू आई इसको अब मैं हटा देता हूं। x की जो अब हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आई? x की जो हमारे पास अब वैल्यू आई वो आई है x इक्वल टू, ठीक है, 2a तो डिवाइड में पूरा 2a हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? x की क्या वैल्यू आई हमारे पास? x की हमारे पास ये वैल्यू आई क्या? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने जब उसको अच्छे से डिराइव किया तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिख रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस अपन को यहाँ पे दिख रहा है, तो अब x की जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि x की दो वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ जो प्लस माइनस है वो यहाँ पे x की दो वैल्यूज ही शो कर रहा है। एक वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था कि x के साथ कुछ ऐड करके उसका होल स्क्वायर अगर हम बना दें और साथ में कुछ और हो तो फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसको और फर्दर अगर सॉल्व किया तो डायरेक्टली हमें क्या मिला? हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, x की एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। तो हमारा जो तीसरा मेथड था जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, उसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी यही है। इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्टली जो है दो वैल्यूज मिल जाएंगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? एक ही मेथड से हमने दो मेथड को सीखा।
ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम करने जा रहे थे, वो तो हमने कर लिया, लेकिन फर्दर जब हमने उसको डिराइव किया तो हमें फॉर्मूला भी मिल गया डायरेक्टली। अब हमारे पास a की वैल्यू होती है इक्वेशन में, b की वैल्यू हमेशा होती है, c की वैल्यू हमेशा होती है। तीनों को पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी x की वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, ध्यान से देखो, क्या हमने डिस्क्रिमिनेंट जो पढ़ा था क्या वो यही वैल्यू नहीं है? ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल वैल्यू है जो बहुत जगह यूज होती है इसको, इसलिए हमने जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया था। ठीक है, तो सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ? हमारा डिस्क्रिमिनेंट हुआ, जो यहां पे भी हमें दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर है वैल्यूज, क्योंकि ये रूट के वैल्यूज अंदर हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ये वैल्यू। क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारा जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है, अगर नंबर को पूरा रियल नंबर होना है तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? तो ये तो वैल्यूज हो गई, और अब आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये मेथड हमने समझ में आ गया। ठीक है, और हमने इसके आगे का भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, सो अगर आपको वो एल्गोरिथम देखना हो तो उसकी यहाँ मैंने स्टेप्स लिख दी हैं, क्या क्या करना है। वी मे यूज द फॉलोइंग एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप उनको क्या करना है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद सब जगह a से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे a से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और फिर a से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें बीच वाली टर्म को हाफ करना है। अच्छा, इसने क्या करा, पहले c वाले ये जो टर्म था c वाला, उसको पहले ही इक्वल टू के उधर ले गया। बाद में ले जाओ, पहले ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो पहले इस साइड ले गया। उसके बाद b/2a का होल स्क्वायर से डिवाइड किया। कौन सी टर्म का स्क्वायर से डिवाइड किया? b/a, इसको 2 से डिवाइड किया तो b/2a हो गया। b/2a का होल स्क्वायर उसने यहां भी ऐड किया, वहां भी ऐड किया। इसका फायदा क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व हो सकता है और ये भी सॉल्व हो सकता है। रूट देके इस साइड x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर ये x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा x की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म b अपॉन 2a ऑन RHS। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। सबसे पहले क्या करना है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 पहले ही मैं डिवाइड कर दूं, नहीं तो जगह ही नहीं बचती है। माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो तो ये हुआ x स्क्वायर, ये माइनस 6/5 का x, और यहाँ माइनस 2/5 इक्वल टू 0। c को हम उधर भी ले जाएंगे धीरे से, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है ही, अब इसका 2 से डिवाइड करो, माइनस इसको लिखो 2 इंटू 6/5, है ना, और यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और इसको ले जाएंगे हम कहाँ, उधर 2/5। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें उसी फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 6/10। ठीक है, 6/10 लिख दिया। अब यहाँ प्लस क्या करना है, ये जो था 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6/10 का होल स्क्वायर, 6/10 का होल स्क्वायर हम यहाँ भी ऐड कर देंगे, और 6/10 का होल स्क्वायर हम वहाँ भी ऐड कर देंगे।
ठीक है, 2/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? फॉर्मूला इसका कैसा बनेगा? a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना? तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 6/10 है ना, x² माइनस 2, 6/5, यहाँ 2 किया, यहाँ 2 किया, और अब इसका स्क्वायर ऐड किया और वहाँ भी इसका स्क्वायर है ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अच्छा, यहाँ x नहीं लिखा है ना, ये x है, यहाँ पे ये x है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला हमारा क्या बना? x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, 6/10 का होल स्क्वायर बना। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, 6/10 का होल स्क्वायर, और वहाँ हमारे पास क्या बचा? 2/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर, 6/10 का होल स्क्वायर। देख लेंगे हम इसको बाद में। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ये वैसा ही रखते हैं, और यहाँ पे 2/5 रखा और प्लस 636 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? यहाँ एलसीएम में आएगा 100, तो 20 × 2 40 हो जाएगा, 40 प्लस 36 और एलसीएम में 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? और अब इसको शिफ्ट करते हैं, x माइनस 6/10 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 36 76 अपॉन 10। ठीक है, वो उसको शिफ्ट किया, x इक्वल टू कितना आया? 6/10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 76। ये x की दो वैल्यूज आ गई। एक बार प्लस रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, माइनस रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला मेथड, ये डायरेक्टली जो है फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ऐसा ये लिखा हुआ है, डिवाइड में 2 है। तो फॉर्मूला मेथड से डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूले को लिख देंगे और इससे x की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड कैसे आया वो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम क्वेश्चंस को अभी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तो मैक्सिमम जो है फॉर्मूला मेथड से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक है एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हमारी जो x की वैल्यू थी वो क्या थी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बताया था मैंने, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अब क्योंकि अंडर रूट में b² माइनस 4ac है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर 0 से कम हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई, तो भैया ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं बचेगा, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब वो रियल नंबर होता ही नहीं है। इसलिए अंदर की जो चीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हमें डायरेक्टली पूछा जाए कि जो x की जो वैल्यू आने वाली है, जो कौन सी वैल्यू है x की, ये वैल्यूज आने वाली है, कौन कौन सी? एक इसमें प्लस की आने वाली है, एक माइनस की आने वाली है। तो अगर हमसे डायरेक्टली सिर्फ इतना पूछा जाए कि भैया जो x की वैल्यूज आने वाली हैं, बस इतना बता दो कि वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, तो क्या हम पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, हम सिर्फ क्या देखेंगे? हम अंडर रूट के अंदर की चीज देख लेंगे कि हाँ, ये अगर 0 या 0 से बड़ी आ गई
तो हाँ ये इमेजिनरी तो नहीं है, रियल है। समझ में आ गया? इस तरीके से ये जो रूट ऑफ द इक्वेशन है, x की जो दो वैल्यू आ रही है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका। अब ये रूट किस तरीके के हैं ये डायरेक्टली यहां से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके तीन केस है। पहली चीज, अगर जो अंडर रूट के अंदर की चीज है वो अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब है जो रूट है वो इमेजिनरी हो गए। समझ में आ गया? क्योंकि जो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू होता है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, वो रियल नंबर नहीं होता है। समझ में आ गया? तो अगर अंडर रूट के अंदर की चीज जो कि है d, जो कि है b² - 4ac, अगर वो नेगेटिव हो गया इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो इमेजिनरी हो गया। ठीक है, अब तीन केस थे, एक नेगेटिव वाला देख लिया। दूसरा वाला, अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई, अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई तो बचा क्या? -b ± अंडर रूट ऑफ 0/2a। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी चीज को आप हटा ही सकते हो क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 0, अब 0 को प्लस कर लो माइनस कर लो, कुछ बचा ही नहीं। मतलब x की वैल्यू कितनी बची? -b/2a। मतलब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को बोलते हैं हम d, अगर d = b² - 4ac 0 हो रहा है, इसका मतलब हमें क्लियर दिख रहा है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो है -b/2a। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैसे तो दो वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन हम बोलेंगे कि जो दोनों वैल्यू हैं वो एक ही हैं। शुरू में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज होती हैं सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे हमें अगर एक ही दिख रही है तो हम ये बोलेंगे कि जो दोनों रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल तो है, साथ में क्या ये रियल नंबर है? हाँ रियल नंबर भी है। मतलब अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज 0 हो गई तो इसका मतलब जो दोनों वैल्यू होंगी वो रियल वैल्यू तो होंगी, साथ में इक्वल भी होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, और अगर जो नॉर्मली जो होता है, अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, अंदर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तो हाँ x की एक वैल्यू आएगी -b प्लस अंडर रूट की वैल्यू अपॉन 2a, एक आएगी -b माइनस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अपॉन 2a। मतलब अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज मतलब जो d है अगर वो पॉजिटिव आता है, 0 नहीं पॉजिटिव आता है, तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी और जो दोनों वैल्यू होंगी वो रियल नंबर होगा। समझ में आ गया? अब हम बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज देख चुके हैं, तो डायरेक्टली अब हम इस चीज को हमेशा के लिए अपने माइंड में नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? कि अगर ये जो d है, अगर ये जो d है वो 0 होगा, d अगर 0 होगा तो d अगर 0 होगा तो अंडर रूट के पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी, कौन सी? -b/2 है। मतलब दोनों जो रूट्स हैं वो -b/2 हैं, मतलब दोनों जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर अंडर रूट के अंदर की चीज 0 हो गई तो। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव है, मतलब b² - 4ac पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। हाँ भैया, दो वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं, एक बार प्लस रख के वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस रख के वैल्यू निकालेंगे, दोनों रियल नंबर आएंगे और दोनों अनइक्वल होगी। ठीक है, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो क्लियरली हम समझ जाएंगे कि हाँ अनइक्वल है और रियल है। अगर वो डर जो था हमें, अगर वो नेगेटिव आ गया, अंडर रूट के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव आ गई तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब वो रियल नंबर नहीं रहेंगे। समझ में आ गई? ये चीजें हमारा डिस्कशन हो गया। तो तीन चीज हमें हमेशा के लिए याद कर लेनी है। अंडर रूट के अंदर की चीज मतलब कि d अगर पॉजिटिव है तो रियल नंबर है, अनइक्वल रूट्स हैं। d अगर 0 हो गया तो हाँ दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, रियल तो होगा, इक्वल भी होगा। लेकिन कहीं अगर d नेगेटिव हो गया तो हमारे जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ये कंडीशंस हमें एग्जाम में आ जाती हैं। समझ में आया लॉजिक क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे का लॉजिक है अंडर रूट में हमें जो वैल्यू आती है b² - 4ac, उस पर डिपेंड करता है कि दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रियल हैं या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, सारी बात उस पर डिपेंड करती है। तो विदाउट सॉल्विंग एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है जो d है उसको निकालेंगे और वो अगर 0 आया तो हम कमिट कर देंगे, अगर हम पॉजिटिव आया वो तो हम कुछ कमिटमेंट दे देंगे और कुछ नेगेटिव आया तो हम बता देंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखते हैं 2x²
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं, हमसे बस नेचर ऑफ द रूट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d। अब b की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a है हमारे पास 2 और c है 7, 2 इंटू 7। इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं क्या हो रही है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव, जो कि है -31 दिख गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला है, इसके अगर रूट्स निकालने जाओगे तो ये इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। चलो पहला कर लिया, अब अगला कर लेते हैं। अगले वाले में डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac में निकाल रहा हूँ। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, a और c दोनों ही 1 है, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है वो पूरी 0 हो गई है। समझ में आ गया? तो रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हो गए, रियल इक्वल। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर रहे हैं और हमें रूट्स के अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। ठीक है, तीसरा वाला भी फटाफट कर देते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट निकाल देता हूँ। b स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 4ac 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, कितना आ रहा है 12। हाँ, अंडर रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसके दो रूट्स निकलेंगे जो रियल होंगे और अलग अलग वैल्यूज भी आएंगी, मतलब एक अनइक्वल होंगे। ठीक है, तीनों केस देख लिए। यहाँ इमेजिनरी, यहाँ पे हमारा जो है रूट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं क्योंकि वैल्यू 0 हो रही है, और यहाँ पे डी के अंदर की चीज कुछ ना कुछ आ रही है, इसका मतलब रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल है। ठीक है, तो सारी चीज यहाँ पे हमारी समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक टॉपिक छोटा सा बचता है। एक टॉपिक छोटा सा क्या बचता है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो इस तरीके से लिखी गई है, अब देखने में तो ये लग रही है कि भैया ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, x की पावर 4 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन ये एक वैसा केस है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है रिड्यूसिबल है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस तरीके से, अगर यहाँ पे हम x स्क्वायर को अगर y मान लें, अगर इस तरीके का कुछ अजम्पशन के बाद अगर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक हो जाती है, तो हम इन इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से, x स्क्वायर को अगर y मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, x की पावर 4 क्या हो जाएगा, फिर y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -5y और +3 इक्वल टू 0। समझ में आया? इस तरीके से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जिस मेथड से भी सॉल्व करना हो उस मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएंगी, फिर y की वैल्यू यहाँ रखना, x की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आया? इस तरीके से जो है कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं, लेकिन वो रिड्यूसिबल होती हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कुछ ना कुछ अज्यूम करके जो है इस तरीके से हम उस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सॉल्व करना तो हमें आता ही, हम कर लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं इस पूरी वैल्यू को x/1 - x जो पूरी दी गई है, अगर मैं इसको y मान लूं, अगर ये मैं अज्यूम कर लूं, तो मैं देखता हूं क्या होता है। तो यहाँ पे ये है y, ये y है, x/1 - x। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म ध्यान से देखो क्या है, √1 - x/x, इसी का उल्टा है, मतलब ये 1/y है। और जो ये है इसको भी कर लेते हैं, 6 2 13, 6 12 और एक 13/6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है, आगे देख लेते हैं। y का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ y स्क्वायर प्लस 1/y हुआ, और ये 13/6 हुआ। ऐसा
y का यहाँ मल्टीप्लाई किया, पूरे में y आ गया, y स्क्वायर प्लस 1 अपन y, अब y वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13y। हाँ 13y को भी इधर ले आओ तो क्या हो गया, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ मतलब ये भी जो है ये कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आप कुछ ना कुछ अज्यूम करके जो है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना सकते हो, तो उसको भी यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो यहां जो है हमने हर चीज डिस्कस कर ली है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पूरा जो इसकी थ्योरी थी वो सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे देखेंगे, ठीक है। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 10 साल के, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा मेक श्योर हो जाएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हमें अब एग्जाम में दिखता है तो हम उसमें पूरे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, है ना। और आप जो नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आप जरूर देखिएगा। इसी तरीके से जो है हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कोई भी डाउट जो है आपका रहने नहीं देंगे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ओके। सो बने रहें प्राइडिस एजुकेशन के साथ, एंड ये जो एग्जाम्पल सीरीज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसको बूस्ट करने के लिए, ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय।